हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के डुलोंग-पेटिट लॉ के बारे में, जो कि क्लासिकल कंसेप्ट है। ठीक है, और उसमें कुछ कमी रह गई थी कि वो न्यून ताप के ऊपर फेल हो गया था। उसने हायर टेम्परेचर के ऊपर तो एक्सप्लेन कर दिया था कि CV जो प्रत्येक मोल की जो विशिष्ट ऊष्मा आती है, जिसको मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है, वो आती है 3 × R। लेकिन न्यून ताप के ऊपर ये प्रायोगिक मानों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका बेस क्या था? चिरसम्मत सिद्धांत था, क्लासिकल कंसेप्ट था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहां से स्टार्ट होगी क्वांटम परिकल्पना, क्योंकि इसमें क्वांटम कंसेप्ट को काम में लिया जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टीन मॉडल, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल या आइंस्टीन सिद्धांत। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन सिद्धांत या आइंस्टीन मॉडल। ठीक है, ये एक प्योर क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, क्योंकि प्लांक ने 1900 के अंदर बता दिया था कि प्लांक कंसेप्ट आप अच्छे से जानते हो, जिसको क्वांटा भी बोला जाता है। ठीक है, 1906 में आइंस्टीन ने ये कैलकुलेशन की कि मैक्स प्लांक के जो क्वांटम सिद्धांत है उसका यूज किया और उसके आधार पर कुछ सैद्धांतिक प्रयोग दिए, जिसकी अभिकल्पनाएं या परिकल्पनाएं क्या थी, अजम्पशंस क्या क्या थे। इसने कहा, आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन सर ने, कि जो आपका पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसमें बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, तो प्रत्येक परमाणु एक दोलक की तरह काम करता है, एज ए ऑसिलेटर काम करता है। ठीक है, कि पदार्थ में सभी परमाणु दोलकों की तरह कार्य करते हैं और सभी समान दोलकों की तरह कार्य करते हैं। यानी जो फ्रीक्वेंसी है सभी की, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है या कंपन की विधा है, या फिर कहें कि उससे जो ऑसिलेटर है उसके जो कंपन है या वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो सबकी क्या है? सब परमाणुओं के समान है। ठीक है, सबकी क्या है? समान है। तो एक तो ये चीज बताई इन्होंने कि पदार्थ में परमाणु दोलक की तरह कार्य करते हैं और सभी की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो ऊर्जा वर्णक्रम है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा वर्णक्रम, वो सतत न होकर विविक्त है। ठीक है, और प्रत्येक दोलक की जो एनर्जी है, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो प्रत्येक परमाणु की या दोलक की एनर्जी E बराबर Nhν हो सकती है, जहां पर n क्या है? अब फ्रीक्वेंसी मान लो कि 0 है, जब उसको टेम्परेचर मिला ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से या फिर n 0 होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा? इसके हिसाब से E बराबर कितना आ जाना चाहिए? 0। बट उसने फिर बाद में बताया कि E बराबर Nhν नहीं, कुछ उसकी एनर्जी होती है पहले से, जिसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जिसको बोलते हैं ताप अनाश्रित नैज ऊर्जा, हाफ hν या फिर हाफ h कट ओमेगा, क्योंकि hν ही h कट ओमेगा, hν फिर h कट ओमेगा बराबर होते हैं। अभी आपके सामने प्रूफ करके दिखाएंगे, आप जानते भी होंगे इस बात को। ये हम वही कैलकुलेशन कर रहे हैं जो लास्ट पिछले ईयर में हमने की थी। कहाँ पर की थी? थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, हमने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, सांख्यिकी पढ़ी थी, वहां पर हमने डुलोंग-पेटिट, आइंस्टीन का नियम, लेकिन यहाँ पर हम फिर से इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, तो मैंने बता दिया कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, E बराबर, फिर बाद में लेंगे कि E बराबर V प्लस हाफ h कट ओमेगा, जहां पर V बराबर होता है या V या फिर N, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1906 में आइंस्टीन ने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया। सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि
इससे पूर्व चिरसम्मत अवधारणा पर आधारित ड्यूलॉन्ग-पेटिट का नियम न्यून तापों पर वैध नहीं रह पाया था। ड्यूलॉन्ग-पेटिट नियम न्यून तापों पर प्रायोगिक मानों से मेल नहीं खा रहा था। अतः इस मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए आइंस्टीन ने यह मॉडल दिया है। आइंस्टीन ने निम्न परिकल्पनाएं ली, या आइंस्टीन ने निम्न परिकल्पनाएं काम में ली। इसको फिर से लिखता हूं मैं परिकल्पनाओं कि आइंस्टीन ने निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, या फिर कार्य काम में ली प्रस्तुत की हैं। अब जो पहली परिकल्पना है वो देखो कि पदार्थ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, पदार्थ में सभी परमाणु समान आवृत्ति न्यू से दोलन करते हैं। पदार्थ में सभी परमाणु समान आवृत्ति न्यू से दोलन करते हैं। ठीक है, समान आवृत्ति से दोलन करते हैं। दोलकों का ऊर्जा वर्ण क्रम सतत न होकर विविध होता है। विविध होता है। उसने कहा कि भाई कंटिन्यूअस नहीं होता, क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट होता है, ठीक है। क्वांटाइज होती है एनर्जी। जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज होती है। इसलिए जो एनर्जी बैंड मिलता है वो क्वांटाइज मिलता है, डिस्क्रीट मिलता है, विविक्त मिलता है, इसलिए। ठीक है। तीसरा, दोलक की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है एवं ऊर्जा E बराबर NH न्यू होती है। कितनी होती है? NH न्यू होती है। ठीक है, जहां पर न्यू क्या है दोलन की फ्रीक्वेंसी, और सभी परमाणु समान फ्रीक्वेंसी से दोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी की इतनी एनर्जी होगी। लिखो इसको। अभी केवल हम थ्योरी लिख रहे हैं, इसने क्या क्या दिए हैं असम्पशंस, उनके आधार पर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। फिर जो 20 के पॉइंट्स हैं उसके आधार पर। परंतु वास्तविक रूप से, अभी जो तीसरा पॉइंट था ना, इस तीसरे पॉइंट में इसको कंटिन्यू करना है। परंतु वास्तविक रूप में क्वांटम अवधारणा के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, आप शायद पढ़ते भी होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सरल आवर्ती दोलित्र।
परंतु वास्तविक रूप में क्वांटम अवधारणा के अनुसार ताप अनाश्रित टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ताप अनाश्रित नेज ऊर्जा, नेज का मतलब होता है इंट्रिंसिक, हाफ एच न्यू भी पाई जाती है, चाहे टेम्परेचर हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहे टेम्परेचर हो चाहे ना हो। तो यहां से अपन देखेंगे ताप अनाश्रित नेज ऊर्जा हाफ एच न्यू होती है, अतः कुल ऊर्जा, अतः कुल कंपन ऊर्जा। अब जो कंपन ऊर्जा होगी वाइब्रेशनल, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से तो हो रहा है। अरे पदार्थ को आपने तापमान दिया, उसमें कंपन स्टार्ट हुई, तो परमाणु कंपन करने लग गया अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष। इसका मतलब वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? एज ए सरल आवर्ती दोलित्र की तरह, एक न्यू आवर्ती से दोलन करता हुआ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अतः कुल कंपन ऊर्जा ई वाइब्रेशनल, ठीक है, और ये होता है V प्लस हाफ एच न्यू। ध्यान देना, ये वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या है, क्या है? कंपन क्वांटम संख्या। अभी हम लिख रहे थे ना, अभी हम क्या लिख रहे थे? जब वहां पर हमने NH न्यू लिखा है, जो NH न्यू लिखा है वो वहां पर N किसका काम करेगा? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का काम करेगा। ठीक है, तो एक काम करो, उस n की जगह अभी वहां पर आप समझोगे कि सर वहां तो आपने n लिखवाया, यहाँ पर आपने एक तो देखो इसमें VH न्यू है, VH न्यू प्लस है हाफ एच न्यू। VH न्यू तो होती है तापमान की वजह से, जब टेम्परेचर देंगे तो H न्यू ट्रांसफर हो सकती है, 2H न्यू हो सकती है, 3H न्यू हो सकती है, इस प्रकार से चलेगा। ठीक, या फिर यदि तापमान 0 है तो फिर भी कितना होगा? 0, कि एच न्यू की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। तो उस स्थिति में केवल कितनी एनर्जी बचेगी? हाफ एच न्यू, उस ऑसिलेटर की नेज ऊर्जा जो कि उसके खुद के पास है। अरे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना हर एक मटेरियल के अपने पास है, तो उस ऑसिलेटर की, उस परमाणु की ये पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एच न्यू, जो कि उसके खुद की इंट्रिंसिक है, वो तो रहेगी कम से कम। जब टेम्परेचर देंगे तो फिर एन एच न्यू, अब एक काम करो, जो पहले एच न्यू एन एच न्यू लिखा है उस एन की जगह वी कर लो काट के, वी, ये वाला वी, और उसके नीचे साइड में लिख दो यहाँ वी वाइब्रेशनल या कंपन क्वांटम संख्या है। ठीक, फिर आप समझ जाओगे। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो V है ये क्या है? कंपन क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटाइज है, एच न्यू जाएगा, 2H न्यू जाएगा, 3H न्यू जाएगा, या फिर 0 जाएगा, मतलब क्वांटाइज हो गया। इसीलिए एनर्जी कैसे मिलेगी? डिस्क्रीट मिलेगी। तो V प्लस हाफ एच न्यू यहां से। अब ये एच न्यू है ना, ये एच न्यू एच का ओमेगा भी होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना। ये न्यू है और ये V है, ये न्यू है, ये V है। तो एच न्यू देखो, इसमें ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई न्यू क्या बन गया? 2 पाई न्यू ओमेगा, और h अपॉन 2 पाई h कट। तो h न्यू को h कट ओमेगा भी मैं लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। v प्लस हाफ h कट ओमेगा, या फिर n प्लस हाफ h कट ओमेगा। कोई यहां पर आपके पास बाउंडेशन नहीं है। किसी बुक में आपको यहाँ पर n प्लस हाफ h कट ओमेगा मिलेगा, किसी बुक में n प्लस हाफ h न्यू मिलेगा, किसी बुक में v प्लस हाफ h न्यू मिलेगा। n और v एक ही चीज का काम करेंगे। यहाँ पर वाइब्रेशनल है, कंपन हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको v लिख के चल रहा हूं, और कोई पर्पज नहीं है। देखो ऊर्जा प्रास, ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा शब्द कैसे है? डिस्क्रीट है। तो मुझे बताओ कि एनर्जी E से E प्लस डी रेंज में, वो तो होता है कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन यदि मैं एवरेज एनर्जी निकालना चाहूं सभी की, ठीक है, मान लो कि इस मटेरियल के अंदर n परमाणु है, ठीक है, बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, तो उन सभी परमाणुओं की औसत ऊर्जा कितनी आएगी?
औसत ऊर्जा होगी ई वी बार बराबर समेशन v बराबर 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि सभी जितने भी मटेरियल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इनटू जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान फंक्शन है, एनर्जी कितनी है ई वी, और यहां पर क्या आएगा e की पावर माइनस ई वी अपॉन के बी टी, जैसा कि हमने लास्ट वाला पार्ट किया था वैसे ही है सेम। अरे एक की एनर्जी ई वी है, ठीक है, और dn समानुपाती होता है इसके, तो समेशन dn क्या होगा, समेशन dn कुल परमाणुओं की संख्या। तो एक की जब एनर्जी इतनी है तो n की कितनी होगी, n इंटू ईवी, और फिर डिवाइड किससे कर देंगे, सभी परमाणुओं की संख्या से। तो टोटल तो आ गया कुल परमाणु, मतलब जो टोटल एनर्जी है उसका सम आ गया, और नीचे क्या आएगा, कुल परमाणुओं की संख्या। v बराबर 0 से इनफाइनाइट और e की पावर माइनस ई वी अपॉन के वी टी। ये के वी यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक है, ठीक है, ये औसत ऊर्जा होगी। अब अगला पॉइंट लिखो इसमें, अगला पॉइंट ये लिखो कि आइंस्टीन ने क्या माना है। आइंस्टीन ने ये कहा है कि प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि जो एक परमाणु है वो 3 दिशाओं में एक्स वाई जेड में क्या कर सकता है, कंपन कर सकता है। प्रत्येक परमाणु, ये प्रत्येक जो दोलित्र है, सरल आवर्ती दोलित्र है, एक परमाणु है वो सरल आवर्ती दोलित्र की तरह यहाँ पर व्यवहार करेगा, तो वो तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड में कंपन कर सकता है। अब n परमाणु है तो फिर स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3n, ठीक है। प्रत्येक परमाणु सरल आवर्ती दोलित्र की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। 3 कौन सी, x, y, z में। एग्जाम्पल के लिए लिख लेना x, y, z तीनों में। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता की कोटि। अतः n परमाणुओं की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू n, ठीक है। एक की 3 है तो n की कितनी होगी, 3 इंटू n, तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लिखो इसको। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इस ईवी का मैं यहां से मान रखूंगा, मान रखने के बाद में फिर इसमें समेशन को खोलूंगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि क्या है, डिस्क्रीट है, विविक्त है। कुछ नहीं, आपको शुरू में कुछ असम्पशंस लेने हैं, कुछ परिकल्पनाएं लेनी है। एनर्जी आइंस्टीन के हिसाब से जो उसने एनर्जी बताई है वो लेनी है कि प्रत्येक सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा होगी ईवी बराबर वी प्लस हाफ एच न्यू या हाफ एच कट ओमेगा। उसका फिर मान यहाँ पर नोट करना है और फिर औसत ऊर्जा निकालनी है। अब आगे लिखो औसत ऊर्जा। ए वी बार, ये v थोड़ा सा इस प्रकार से बना देना ताकि आपको न्यू में और v में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन v बराबर 0 से इनफाइनाइट e वाइब्रेशनल e की पावर माइनस ई वी अपॉन के डी टी अपॉन समेशन v बराबर 0 से इनफाइनाइट के टी, ठीक है। इसके आगे बराबर में लिखना, इस समेशन को खोल दो। सबसे पहले v बराबर 0 पुट करो, तो v का मान क्या है सबसे पहले तो रख दो। इस समेशन ये क्या है, v प्लस हाफ एच न्यू, और इसको इस प्रकार से बना दो v, ताकि ये v वाइब्रेशनल नंबर रहे और ये फ्रीक्वेंसी रहे। e की पावर माइनस v प्लस हाफ एच न्यू बटे
के टी, और बटे क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस v प्लस हाफ एच न्यू बटे के टी। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं कि E वाइब्रेशनल एवरेज औसत ऊर्जा बराबर, अब सबसे पहले v बराबर 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1/2 एच न्यू, 1/2 एच न्यू, और E की पावर कितनी आएगी, ठीक है, E की पावर यहां से आ जाएगी हाफ एच न्यू अपन के टी। तो फिर इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें यहां पर क्या दिया गया है कि ये जो एच न्यू अपन के टी है ना, ये जो एच न्यू अपन के टी है, इस एच न्यू अपन के टी को यहां पर माना गया है x, ठीक है, एच न्यू अपन के टी को क्या मानते हैं, x मानते हैं। लेकिन अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूं एक बार, फिर अपन मान लेंगे। तो यहां से क्या आ गया, देखो सबसे पहले आएगा हाफ एच न्यू, और इसके साथ कौन रहेगा e की पावर माइनस हाफ एच न्यू अपॉन के टी, यही रहेगा, क्योंकि v की जगह क्या है 0, तो माइनस हाफ एच न्यू अपॉन के टी, और प्लस क्लियर, प्लस रहेगा, फिर आएगा हाफ वन प्लस हाफ 3/2 एच न्यू, ठीक है, और e की पावर माइनस 3/2 एच न्यू अपॉन के टी, पहले हाफ चल रहा था फिर 3/2 चलेगा। अब क्या आएगा 5/2 एच न्यू और e की पावर माइनस 5/2 एच न्यू अपॉन के टी, और इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे भी इस प्रकार से e की पावर माइनस हाफ एच न्यू अपॉन के टी और प्लस e की पावर माइनस 5/2 एच न्यू अपॉन के टी प्लस e की पावर माइनस 3/2, यहाँ पर 3/2 आएगा भाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2 एच न्यू अपॉन के टी डॉट डॉट डॉट, लेट एच न्यू अपॉन के बी टी बराबर x, ठीक है, तथा एच न्यू अपॉन के बी टी को तो मान लिया x, और ये जो एच न्यू अपॉन के है, एच न्यू अपॉन के बी, ये एच न्यू अपॉन के क्या है, इसकी जो विमा आती है वो ताप की आती है, टेम्परेचर की, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइंस्टीन अभिलाक्षणिक ताप, थीटा ई, थीटा ई, थीटा टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग है, ई आइंस्टीन के लिए आइंस्टीन अभिलाक्षणिक ताप, आइंस्टीन अभिलाक्षणिक ताप, आइंस्टीन कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, आइंस्टीन ताप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी विमा किसकी आती है, ताप की विमा आती है इसकी, विमा किसकी आती है, ताप की विमा आती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेचर। अब यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, पहले लिख लो। तो इसके नीचे लिखना आप लोग, जिसके नीचे लिखोगे कि अतः जो ई वाइब्रेशनल बार है, औसत ऊर्जा है, वो यहां से कितनी आ गई, देखो सब में से एच न्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो एच न्यू जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, ठीक है, ऊपर यहां से बचेगा, या फिर हाफ एच न्यू तो कॉमन ले नहीं सकते अपन, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, यहां से बच गया हाफ, और यहां से कितना बच गया, e की पावर माइनस x/2 और प्लस 3/2 e की पावर माइनस 3/2x प्लस 5/2 e की पावर माइनस 5/2x प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे क्या बन जाएगा,
नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस e की पावर माइनस 5/2 x प्लस e की पावर माइनस 7/2 x, सॉरी 3/2 आएगा इधर 3 और यहाँ पर 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लिखो यहाँ तक। ठीक, इसको हटा दो। अब इसका बचा हुआ पार्ट सॉल्व करें आगे। देखो क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स को बाहर रखना है और इसको ऐसे लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स। ठीक है, और लॉग ई इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं e की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस e की पावर माइनस 3/2 x प्लस e की पावर माइनस 5/2 x प्लस डॉट 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 डॉट। इसको इसका अवकलन करो भाई, log इसका अवकलन कर रहे हैं ना, log का अवकलन क्या होता है, log x का 1/x, तो ये 1/x नीचे आ जाएगा। फिर जब इसका होगा ना, इसका अंदर वाले का होगा अवकलन, तो e की पावर माइनस एक्स बाई टू का कितना होगा, माइनस 1/2 e की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो देखो इसे माइनस को यदि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो सब में से माइनस निकलेगा, यहां से माइनस 1/2, ठीक है, यहां से माइनस 3/2 e की पावर माइनस 3/2 x, तो 1/2 3/2 5/2 और सब में माइनस है तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, ये मिल जाएगा वापस। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या e वाइब्रेशनल यानी औसत ऊर्जा माइनस h न्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स, तो ऐसे कैसे रहेगा, और अभी log भी ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन अंदर क्या करना है, देखो यहां पर बड़ा ब्रैकेट काम में ले लो और यहां पर छोटा ब्रैकेट काम में ले लो, मतलब ब्रैकेट इसमें से e की पावर माइनस एक्स बाई टू को कॉमन ले लो और अब ले लो छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1, इसकी जगह बच जाएगा e की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह बच जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ओके, तो E वाइब्रेशनल भाग या औसत ऊर्जा माइनस h न्यू d बाई डी एक्स। ओके, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये सीरीज है और ये किसकी सीरीज है, मैं इसको बना सकता हूं log e की पावर माइनस एक्स बाई टू बटे 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि जब इसको खोलेंगे ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये इस प्रकार से बनेगा कि 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, की पावर माइनस वन, इसको जब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस 1 होता है ना, तो बीच में सारी स्टेप प्लस के होके चलती हैं, तो 1 प्लस एन एक्स क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस e की पावर एक्स, e की पावर माइनस एक्स, फिर होगा n इंटू एन माइनस 1, तो वहां से 1 ही आना है। ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 2, तो ऊपर 2 बटे फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, करके देख लेना आप, ये आपको यही मिलेगा। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में करते भी होंगे, आपको याद भी होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे लाके, तो log m बाई n क्या हो जाएगा, log माइनस log m अपॉन n, log m माइनस log n। log e कितना हो जाएगा 1, ये तो माइनस एक्स बाई टू यहां से बच जाएगा, h न्यू d बाई डी एक्स, तो माइनस का x बाई टू यहां से बच जाएगा, माइनस एक्स बाई टू बचेगा भाई, तो यहां से कितना बचेगा, माइनस log 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो
पास क्या बचने वाला है, ई वाइब्रेशनल बार बराबर माइनस एच तो बाहर है, माइनस एक्स बाई टू का कितना होगा, -1/2। ठीक है, log x का कितना होता है, log x का 1/x। तो यहां पर मैं माइनस लिख रहा हूं, पहले ये वाला माइनस, और अब यहां पर लिख रहा हूं नीचे कि 1/x, यानी 1 - e⁻−x। ठीक है, ठीक। फिर इसका कितना होगा, log x का तो कर दिया आपने, 1 - e⁻−x का भी तो करना है। इसका कितना होगा, 1 का 0 और -e⁻−x का कितना होगा, e⁻−x का -1 बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहां से e⁻−x की बचेगी। अब देखो ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से h न्यू हाफ प्लस, और एक काम करते हैं, ये अभी तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि e⁻−x बटे 1 - e⁻−x। अभी तो मैं केवल यही लिख रहा हूं। आगे वाली स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहां से इस e⁻−x को मैं हटा दूंगा। कैसे, नीचे e⁻−x कॉमन ले लो, तो यहां से तो बच जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा e⁻x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e⁻x - 1। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। लिखो आराम से। तो ई वाइब्रेशनल बार या फिर औसत ऊर्जा, कंपन औसत ऊर्जा आ रही है h न्यू 1/2 + 1/e⁻, अब x का मान वापस डाल देंगे यहां पर, h न्यू अपॉन kT। अतः औसत ऊर्जा ई वाइब्रेशनल बार बराबर कितना आ जाएगा, h न्यू 1/2 प्लस 1/x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, h न्यू बटे kT -1 या ई वाइब्रेशनल बार बराबर h न्यू 1/2 प्लस 1/h न्यू अपॉन k की जगह क्या लिख सकता हूं, थीटा e, तो e की पावर थीटा e अपॉन t -1। ठीक है, ये है वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला, h न्यू 1/2 प्लस 1/e⁻θe/t -1 आइंस्टीन का औसत ऊर्जा का सूत्र है, कंपन औसत ऊर्जा का सूत्र है ये। ठीक है, अब हम इसके आधार पर देखो, ये तो एक परमाणु की है ना, ये किसकी है, एक परमाणु की, ये औसत ऊर्जा है। ठीक है, औसत ऊर्जा, तो कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, यहां पर कंपन विधाओं की संख्या कितनी है, 3n, 3 × n क्या है, कंपन विधाओं की संख्या। उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में आंसर आएगा इसके लिए, आंतरिक ऊर्जा के लिए। देखो पहले इसको लिख लो, फिर आगे स्टार्ट करो। लिख लिया यहां तक, तो ये जो फॉर्मूला है इससे आगे स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है, एक तो फॉर्मूला यहां तक करना है डेरिवेशन, आगे करना है कि चूंकि ठोस पदार्थ में कुल आवर्ती दोलकों या फिर दोलकीय जो आवर्ती दोलक हैं उनकी कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी है, मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3n, उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। अतः कुल आंतरिक ऊर्जा देखो, चूंकि ठोस पदार्थ में आवर्ती दोलकों की
है। अतः कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर 3N इंटू EV बार। 3N से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी अपने पास। तो करो इसको मल्टीप्लाई। अतः U बराबर 3N, सेम ऐसे कैसे लिख लो इसको, या U बराबर H की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H अपॉन क्या होता है, थीटा ई। ब्रैकेट में लिख दो रीजन, क्योंकि H के ऊपर के भी होता है, थीटा ई के भी ऊपर जाएगा, तो H के बराबर के भी थीटा ई यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से देखिए हमें हाफ प्लस 1 अपॉन e की पावर थीटा ई अपॉन t माइनस 1, ठीक है। या U बराबर 3N के लिए क्या होता है, स्मॉल n इंटू कैपिटल R, नंबर ऑफ मोल इनटू रिडबर्ग कांस्टेंट बराबर होता है कुल परमाणुओं की संख्या इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कैपिटल N इनटू Kb बराबर होता है स्मॉल n इनटू R, ठीक है। वहां से मैंने इसमें रख दिया मान, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन e की पावर थीटा ई अपॉन t माइनस 1, ठीक है। चले आगे, इसको तो लिख लेना साइड में। अब यहां पर प्रति मोल या फिर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है du बाई dt बराबर Cv। जब n बराबर 1 मोल, एकांक मोल की है, फिर 1 मोल की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका t के साथ क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। यहां से देखिए कितना आ जाएगा, U तो कितना आ जाएगा, एकांक मोल की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो होगी 3R थीटा ई, ठीक है। तो जब मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो Cv बराबर du बाई dt, मैं इसका अवकलन करने जा रहा हूँ, इसका अवकलन करने जा रहा हूँ। इसका अवकलन कितना होगा भाई, 3, ये सब बाहर कांस्टेंट रहेगा, 3R थीटा ई, 3R थीटा ई सब कांस्टेंट रहेगा। 1/2 का कितना होगा, 0 प्लस 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो e की पावर थीटा ई अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया होल स्क्वायर। फिर e की पावर थीटा ई अपॉन t माइनस 1 का कितना होगा, e की पावर थीटा ई अपॉन t, और थीटा ई अपॉन t का कितना होगा, यहां माइनस था नहीं, 1 अपॉन x का किया था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, थीटा ई अपॉन t का कितना होगा, थीटा ई अपॉन t स्क्वायर, माइनस का माइनस थीटा ई अपॉन t स्क्वायर, थीटा ई कांस्टेंट रहेगा 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो थीटा ई अपॉन t स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई में है, e की पावर थीटा ई अपॉन t अलग है और थीटा ई अपॉन t स्क्वायर अलग है, तो थीटा ई इंटू थीटा ई कितना हो गया, थीटा ई का स्क्वायर। तो यहाँ से मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान देना भाई, ये मैंने n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, इसलिए n नहीं लिखा है मैंने, तो 3R थीटा ई अपॉन t का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है, e की पावर थीटा ई अपॉन t, और नीचे क्या बचा है, e की पावर थीटा ई अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए, विशिष्ट ऊष्मा के लिए।
लिखो यहां तक। हो गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेना, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये अपना रिजल्ट है। इसके आधार पर ही हम व्याख्या करते हैं कि ये न्यून तापों के ऊपर वैलिड रहेगा या फिर कुछ तापों के ऊपर वैलिड रहेगा या कहां पर वैलिड नहीं रहेगा। सारी जितने भी व्याख्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर ही होगी, क्योंकि जो प्रायोगिक रिजल्ट आते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं, वो ये बताते हैं कि हायर टेम्परेचर के ऊपर तो विशिष्ट उष्मा या फिर स्थिर आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो होनी चाहिए 3R के बराबर, 3 × R, और लोअर टेम्परेचर के ऊपर होनी चाहिए T³ के प्रोपोर्शनल, यानी ताप की तृतीय घात के समानुपाती होना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एकदम से पढ़ना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पहली कंडीशन, न्यून ताप पर या न्यून तापों पर। न्यून ताप का मतलब है कि T टेंड्स टू 0। न्यून ताप का मतलब क्या होता है? T टेंड्स टू 0 ना, तो T टेंड्स टू 0 की कंडीशन में अब देखो जरा ध्यान से कि ताप जब न्यून होगा तो θE/T की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर 1 होगी। जब टेम्परेचर नीचे, डिनोमिनेटर जब कम है तो θE/T की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर 1 आएगी। इस कंडीशन में अतः e की पावर θE/T ग्रेटर कितना आएगा? 1 आएगा, 1 के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए e की पावर θE/T, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? जब ये e की पावर θE/T जब ये t लेस देन है, t टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर 1 आएगी। तो e की पावर θE/T ग्रेटर 1 हो गया। इसका मतलब 1 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू इस 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि माइनस जो 1 आएगा वो लगभग e की पावर θE/T के बराबर ही आएगा, ठीक, क्योंकि e की पावर θE/T की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, उसमें से 1 घटा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं नीचे ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? e की पावर θE/T। सो CV मोलर विशिष्ट उष्मा क्या बचाएगी? 3R θE/T का होल स्क्वायर। यहां से देखिए ऊपर e की पावर θE/T है, इसकी जगह रख दो यहां पर e की पावर θE/T, और नीचे क्या है? e की पावर θE/T का होल स्क्वायर। ये पावर कट जाएगी इससे, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये CV मोलर 3R और e की पावर माइनस θE/T। अर्थात न्यून ताप पर एक मोलर विशिष्ट उष्मा किसके समानुपाती है? e की पावर माइनस θE/T। मतलब मोलर विशिष्ट उष्मा ताप धीरे धीरे कम करने पर, ठीक है, चरघातांकी रूप से क्या हो रही है? यानी चरघातांकी रूप से डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखो इसको, क्लियर? इस फॉर्मूले को हटाना नहीं है। तो कंक्लूजन यही है
प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिल रही थी वो तो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल थी, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी आ रही है चरघातांकी की, एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ये आइंस्टीन साहब की सबसे बड़ी गलती है। आइंस्टीन ने ये बताया कि यहाँ पर चरघातांकी रूप से वृद्धि हो रही है, क्योंकि देखो टी बढ़ने पर e की पावर माइनस थीटा ये टी घटेगा, तो मतलब जो वृद्धि होगी वो चरघातांकी रूप से होगी, जबकि प्रायोगिक रिजल्ट ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अतः न्यूनतमों पर विशिष्ट ऊष्मा चरघातांकी रूप से बढ़ेगी, जो कि प्रायोगिक मानों के अनुरूप प्राप्त नहीं होती है। मानों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, ये नहीं बढ़ जाना जरूरी है। अब हम चेक करेंगे कि हायर टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है। सेकंड केस, उच्च तापों पर चेक कर लो। उच्च ताप पर चेक करने के लिए टी क्या है, बहुत बिगर है। ठीक है, अतः थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1 आएगा। तो जब थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1 है, मीन्स ई की पावर थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 लगभग इस ई की पावर थीटा ई अपॉन टी का प्रसार करना पड़ेगा। कितना होगा, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, इस प्रकार से चलता जाएगा। और फिर -1 जो बचा हुआ है, हमें इसको देखना है, इसको, इस वाले पद को। ठीक है, तो यहां से इससे ये कैंसिल और ये लगभग बराबर हो जाएगा थीटा ई अपॉन टी के, केवल प्रथम पद। लेने पर ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि थीटा ई अपॉन टी है ना, वो लेस देन 1 है, तो आगे वाला पद क्या आएगा, थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर, वो तो बहुत छोटा होगा, लगभग 0 के आसपास। तो केवल पहला पद हम लेके चलेंगे। मान रखो अतः Cv मोलर, ये बच जाएगा 3R थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर। और यहां से देखिए नीचे क्या है, e की पावर थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 की जगह क्या जाएगा, थीटा ई अपॉन टी। तो यहां से आ जाएगा थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर। और ये जो e की पावर थीटा ई अपॉन टी है, ये किस प्रकार से चलेगा, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी प्रकार से। देखो ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो Cv मोलर बराबर आ गया 3R 3 इंटू आर 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी प्लस डॉट डॉट डॉट। बट इसकी वैल्यू थीटा ई अपॉन टी जब लेस देन 1 है, तो केवल इन सब में बड़ा कौन सा पद है, 1। ठीक है, तो बाकी सब छोड़ देंगे, 1 को रखेंगे। और Cv उच्च ताप पर लगभग किसके बराबर है, लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 3R के बराबर आ जाएगा। लिखो पहले इसको हटा देते हैं।
या CV मोलर लगभग बराबर है 3R के। क्या लिखना? उच्च घात, यहां ब्रैकेट में लिखना चूंकि थीटा E/T लेस देन 1, इसलिए केवल कौन सा पद लेंगे? प्रथम पद 1 लेंगे, सबको छोड़ देंगे। तो CV किसके बराबर आ गया? 3R। मतलब उच्च तापों पर तो ये मेल खा रहा है प्रायोगिक रिजल्ट से। अतः उच्च तापों पर विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त होती है, जो कि प्रायोगिक मानों के अनुरूप है। ठीक है, ये इसके रिजल्ट हैं। लिखो इसको सबसे पहले। अब हमने पढ़ लिया, इसको डिटेल से पढ़ लिया। फॉर्मूला आपको जो CV वाला है उसको याद करना है, 3R थीटा E/T, ठीक है, और थीटा E/T का होल स्क्वायर, और जो भी du/dt का आया है फॉर्मूला वो सारा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद में हमने रिजल्ट देख लिए कि भाई लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये फेल हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी T³ के समानुपाती आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी कैसे आ रही है? चरघातांकी पद पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, न्यूनता पर जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है आइंस्टीन मॉडल के अनुसार वो चरघातांकी पद पर निर्भर करती है, लेकिन प्रायोगिक रूप क्या डिपेंड करते हैं? T³ ताप की तृतीय घात के समानुपाती होना चाहिए। उच्च ताप पर ये क्या होता है? 3R आ रहा है, जो कि मेल खा रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। आइंस्टीन मॉडल की कमियां क्या हैं? एक तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी, इसने जो माना है कि सभी परमाणु समान आवर्ती से दोलन करते हैं, यानी सभी जो सरल आवर्ती दोलित्र हैं वो कैसे हैं? एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु में जो निकटतम परमाणु होते हैं, जो पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, वो निकटतम परमाणु आपस में कपल्ड होकर युग्मित दोलकों की तरह व्यवहार करते हैं, जो कि एक जटिल प्रक्रिया होती है, और वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यही कहते हैं कि कुछ कपल्ड हो जाते हैं, जैसे कुछ कपलिंग हो जाती है, कुछ परमाणु पास के एक फ्रीक्वेंसी से कंपन करेंगे, ठीक है, बाद जो साइड वाले होंगे वो कपल्ड होकर दूसरी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करेंगे, तो युग्मित दोलकों की तरह व्यवहार करते हैं एक्चुअल में, जबकि इसने ऐसी कोई प्रकृति नहीं बताई है। तो ये आइंस्टीन मॉडल की कमियां हैं, लिख लो इसको। पहली कमी लिखो कि आइंस्टीन मॉडल के अनुसार सभी परमाणु समान आवृत्ति से दोलन करते हैं, परंतु वास्तविक रूप में समान आवृत्ति से दोलन करते हैं कि आइंस्टीन मॉडल के अनुसार सभी परमाणु समान आवृत्ति से दोलन करते हैं, परंतु वास्तविक रूप में परमाणु युग्मित दोलकों की तरह व्यवहार करते हैं।
एक पहली कमी तो ये है। दूसरी जो कि न्यून तापों के ऊपर मैंने आपको बताई दी, प्रायोगिक मानों के अनुसार न्यून ताप पर कोशों की विशिष्ट ऊष्मा ताप की तृतीय घात के समानुपाती होती है। कोशों की विशिष्ट ऊष्मा TQ के समानुपाती होती है, परंतु आइंस्टीन मॉडल के अनुसार चरघातांक के रूप से डिपेंड करती है। आइंस्टीन के अनुसार चरघातांक के रूप से निर्भर करती है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हैं, ये कमियां हैं। ठीक है, इसको लिख लेना। और इन कमियों को दूर करने के लिए अब आएंगे डिबई मॉडल। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से सही व्याख्या कर देगा लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर दोनों के ऊपर। पक्का है तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जहां तक मुझे आशंका है कि 3 में से एक मॉडल जरूर आ जाएगा। लिखो इसको। तो जो डिबई मॉडल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 61 में। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, और आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आइंस्टीन मॉडल। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।